पूनम, चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के बुलेटिन की। हरिद्वार से खबर, जहां केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आगामी 7 मार्च को हरिद्वार पहुंचेंगे और बैरागी कैंप में आयोजित विभिन्न प्रदर्शनों का अवलोकन करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्य सरकार के मंत्रीगण, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। प्रदर्शनी में बीते 4 वर्षों के दौरान राज्य में किए गए विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं और सड़क और साथ ही संपर्क मार्गों के सुधार, स्वास्थ्य और इसी के साथ शिक्षा सेवाओं के विस्तार, निवेश प्रोत्साहन, पर्यटन, धार्मिक सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और सीमांत क्षेत्रों के विकास को दिखाया जाएगा। इसके माध्यम से राज्य में सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में किए गए प्रयासों को भी इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही 7 से 9 मार्च 2026 तक न्याय संहिता विषय पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी भी आयोजित की जा रही है। ये प्रदर्शनी नई भारतीय आपराधिक और नागरिक न्याय संहिताओं और साक्ष्य अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और जन जागरूकता के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। तो हरिद्वार के दौरे पर रहने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। देखिए, प्रदर्शनी यहां पर लगाई जाएगी 7 मार्च को, उसका अवलोकन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और इसी के साथ जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। और इस प्रदर्शनी में जो अभी तक विकास कार्य किए गए हैं और आगे किस तरीके से कार्य किए जाएंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा और चर्चा के साथ प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस प्रदर्शनी के माध्यम से बताया जाएगा कि क्या कुछ कार्य अभी तक यहाँ पर हुए हैं, क्या क्या विकास कार्य किए गए हैं सरकार के द्वारा और आगामी समय में क्या रणनीति है, किस तरीके से जो है यहाँ पर आगे विकास कार्य किए जाएंगे, इसको लेकर भी जो है बातचीत होगी। 7 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे, प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। तो कई कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रहने वाले हैं। महत्वपूर्ण दौरा हरिद्वार का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। 7 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे, जहां सबसे पहले प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे, जिसमें तमाम विकास कार्य जो है इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किए जाएंगे कि क्या कुछ कार्य अभी तक उत्तराखंड में किए गए हैं। इसके साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जनता के साथ संवाद। और इस दौरान देखिए, खास बात ये कि जिस तरीके से जनसभा को संबोधित करते हैं तो जो सरकार की क्या उपलब्धियां अभी तक रही हैं, क्या कुछ उनके द्वारा विकास कार्य अभी तक किए हैं, क्या बदलाव आया है प्रदेश में, और इसी के साथ कि आगामी क्या योजनाएं सरकार की, किस तरीके से जनता के लिए सरकार कार्य करेगी आगे भी, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है जनता के बीच अपनी बात रखेंगे, संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। माननीय गृह मंत्री जी का जो प्रस्तावित दौरा हरिद्वार का आगामी 7 तारीख को है, उसमें एक तो जो तीनों नए कानून लागू किए गए हैं भारतीय न्याय संहिता से, उसकी एक प्रदर्शनी है। साथ ही साथ उसको जो छात्र हैं, आने वाली जो हमारी युवा वर्ग हैं और जो खास करके विधि व्यवसाय या जो लॉ कर रहे हैं, उनको उस नए कानूनों के बारे में प्रदर्शनी के माध्यम से जागरूक करना, ताकि नए कानून क्या हैं, कैसे उसमें सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं, उसकी पूरी एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोग जाकर के आम जन सहभागिता के साथ उसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ राज्य सरकार की जो विगत 4 वर्ष की उपलब्धियां हैं, क्योंकि आगामी 23 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी के 4 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो राज्य सरकार की 4 साल की उपलब्धियों का भी एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें जो आम जनमानस जो हमारी नीतियाँ हैं राज्य सरकार की, उनकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही साथ एक आम जनसभा का भी आयोजन वहाँ किया जाना है। तो ये सब लेकर के वहाँ पर सारी तैयारियां चल रही हैं और अभी मुख्य सचिव महोदय भी जा रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। ऋषिकेश के पशु लोग बैराज के निकट नदी के बीच बने एक टापू पर फंसे हुए युवक को एसडीआरएफ की टीम ने सकुशल रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
जानकारी के अनुसार 5 मार्च 2026 की रात ऋषिकेश कंट्रोल रूम से एसडीआरएफ पोस्ट ढालवाला को सूचना मिली कि एक युवक नदी के बीच टापू पर फंसा हुआ है। सूचना मिलते ही निरीक्षक कविंद्र सजवाड़ के नेतृत्व में एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम आवश्यक उपकरणों के साथ मौके के लिए रवाना हुई। स्थानीय ग्रामीणों ने पहले पशुलोक बैराज से कुमाऊं गांव की दिशा में करीब 1.5 से 2 किलोमीटर तक युवक की तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली, युवक नहीं मिला। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने रात के अंधेरे में तेज बहाव और दुर्गम नदी तटों के बीच सघन सर्च अभियान चलाया और कुमाऊं गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर आगे नदी के बीच बने हुए टापू पर फंसे युवक तक पहुंचने में टीम को सफलता हासिल हुई। तो देखिए, टापू पर युवक फंसा हुआ था, उसका सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी रात के अंधेरे में, और देखिए तेज बहाव के बीच टीम जो है युवक तक पहुंची। लगातार सर्च अभियान चलाया गया। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें बताते हैं टिहरी से। टिहरी लेक फेस्टिवल, हिमालयन फेस्टिवल में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। लिए हुए पूरा अधिक जगह भी यहाँ पर है और शांत वातावरण भी है। किसी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति भी अच्छी है। पहाड़ की वादियाँ भी हैं, माँ गंगा का स्थान भी है, तो सभी दृष्टि से प्राकृतिक सौंदर्य से भी भरपूर है। आध्यात्मिक शक्ति भी यहाँ पर है, इसलिए ये क्षेत्र एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में बने, हमारा सारा प्रयास इस दिशा में चल रहा है। उसमें हम लोगों का प्रयास माननीय विधायक जी और सभी लोग हम लोग कर रहे हैं। जी उसका हम लोग परीक्षण करवा रहे हैं। हमारी सीमाएं कितनी सुरक्षित है इसके साथ पूरे विश्व के अंदर एक माहौल बना हुआ है। देखिए, पूरे विश्व के अंदर आज जिस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, उसमें हमारा देश पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले देशों की सूची में हमारा नाम है। हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में पूरे विश्व के अंदर आ गए हैं और आने वाले समय में हम 3 प्रमुख जो आर्थिक शक्तियाँ हैं उनमें से हम एक होने वाले हैं। आज हमारी सैन्य शक्ति भी, आज हमारा पूरे विश्व के अंदर लोग उसका लोहा मानते हैं। हम रक्षा के क्षेत्र में भी आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हम स्वदेशी जो हमारे सामान है उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। हम हर दृष्टि से आज आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में भारत दुनिया का जो पहले दूसरे नंबर के राज्य है, देश है, उन देशों में हमारा नाम आएगा। ठीक है सर, थैंक यू। आराम। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अगली खबर की, देहरादून से खबर, जहां गैरसैंण में होने वाले बजट सत्र को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष सत्र में व्यवधान डालने की पूरी योजना लेकर आता है। सरकार कितना भी प्रयास कर ले, विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहता है। मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि विपक्ष केवल गैरसैंण के नाम पर राजनीति करता है, इससे अधिक कुछ नहीं। की सरकार थी, उनके पास एक मौका था गैरसैंण को राजधानी घोषित, ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का, उन्होंने नहीं करी। जब भी गैरसैंण की बात आई है, अगर आप देखिएगा सत्र चलने के दौरान अगर वहां पे सबसे ज्यादा हंगामा किया गया है तो विपक्ष के माध्यम से किया गया। सत्र नहीं चलने की कार्रवाई अगर हुई तो विपक्ष के माध्यम से नहीं हुई। जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सुबोध उनियाल जी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो लगातार विपक्ष को अप्रोच करते रहे कि आप लोग सत्र चलाइए, हम आपकी बात मान रहे हैं, आप सत्र चलाइए। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के जितने भी हमारे मित्र हैं वो गैरसैंण में सत्र चलाने के इंटरेस्टेड नहीं है, वहां बैठने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, और कहीं ना कहीं सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दे से उनको कैसे फायदा हो जाए गैरसैंण के नाम से, बरारी सैन के नाम से, उस पर उनकी ज्यादा सोच रहती है कांग्रेस की। पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी लेक फेस्टिवल हिमालयन 2026 में भाग लेते हुए कहा कि राज्य में पर्यटन क्षेत्र तेजी से नई पहचान बना रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार की नीतियों के चलते उत्तराखंड साहसिक, आध्यात्मिक और वेलनेस टूरिज्म के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है, जबकि टिहरी झील देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र बनती जा रही है। सीएम ने कहा कि पर्यटन के विकास से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और डबल इंजन सरकार के प्रयासों से राज्य का पर्यटन क्षेत्र नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
तो देखिए, पुष्कर सिंह धामी टिहरी लेक फेस्टिवल में पहुंचे, जहां उन्होंने जो है लोगों से संवाद स्थापित किया और इस दौरान देखिए तमाम बातें भी कही। जिस तरीके से उत्तराखंड में विकास देखने को मिला है, चाहे हम पर्यटन के क्षेत्र में बात कर लें, आकर्षण का केंद्र टिहरी झील बना हुआ है और लगातार जो है सरकार प्रयासरत है। और न सिर्फ उत्तराखंड सरकार बल्कि उत्तराखंड सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार यानी कि डबल इंजन की सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास को लेकर अग्रसर है। नित नए कदम भी उठाए जा रहे हैं, खासतौर से पर्यटन के क्षेत्र में जो है काफ़ी ज़्यादा जो प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार देखा भी जा रहा है कि किस तरीके से परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला है। तो पर्यटन से युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है, रोजगार के नए अवसर भी आगे भी पैदा होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। जैसे जैसे विकास जो है होगा प्रदेश का, वैसे वैसे युवाओं के लिए जो है प्रदेश में ही रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे। साहसिक व वेलनेस टूरिज्म में बढ़त मिली है। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए थे, जहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री की बातों को सुना और किस तरीके से जो है विकास किया गया, आगे किस तरीके से किया जाएगा, इन तमाम बातों को रखा भी गया सामने। पर्यटन को नई पहचान मिली है उत्तराखंड में और देखिए लगातार जो है पर्यटन के क्षेत्र में ही तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं। खबरों की ओर, देहरादून से खबर। उत्तराखंड सरकार ने आम बजट पेश करने से पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर पत्रकार वार्ता की। प्रमुख सचिव नियोजन और मीनाक्षी सुंदरम ने बताया, प्रदेश ने 2022 की तुलना में हर सेक्टर में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत सरकार की NCAR एजेंसी के साथ मिलकर तैयार इस ज्वाइंट एक्सरसाइज में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह दर्शाया गया कि 2025 में राज्य का GSDP 3,81,880 करोड़ रुपए तक बढ़ गया, जो कि 2022 के मुकाबले 1.5 गुना अधिक है। तो वहीं प्रति व्यक्ति आय 1,94,000 रुपए से बढ़कर 2,73,921 रुपए हो गई है। पिछले वर्ष ग्रोथ रेट 7.23% रहा। गरीबी दर 2022 में 9.7% थी, जो अब घटकर 6.92% हो गई है। ऊर्जा, बिजली, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन हुआ है और पर्यटन जैसे सेक्टर में भी विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हर साल नियोजन विभाग के द्वारा बजट से पूर्व एक आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण उस पर्टिकुलर वित्तीय वर्ष में हमारी विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति कैसे रही है उसको लेकर के कराया जाता है। और पिछले साल से हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो की इंडिकेटर्स है उसको जैसे भारत सरकार में पिछले साल से हमने भारत सरकार में जैसे होता है, भारत सरकार में जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है बजट से पूर्व, ये करना शुरू किया था। और इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली वित्त विभाग के लिए भी एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट होता है। बजट में किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए, क्या हमारे फोकस एरियाज होना चाहिए। तो ये इस एक्सरसाइज को इस साल हमने, चूँकि पिछले साल तक हम हमेशा इसको इन हाउस एक्सरसाइज करते थे, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लोग करते थे। इस साल हमने NCAR जो भारत सरकार की एजेंसी है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, उनको एंगेज किया था ताकि थोड़ा और इसमें प्रोफेशनलिज्म हो। चलिए बढ़ते आगे। दिनेशपुर थाना क्षेत्र से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती प्यार में बदली और फिर कथित धोखे से आहत होकर 17 वर्षीय युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। दिनेशपुर थाना अंतर्गत कलीनगर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के 17 वर्षीय अनुज राठौर ने अपने ही घर में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि अनुज की कुछ समय पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से एक युवती से दोस्ती हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और ये दोस्ती बाद में प्यार में बदल गई। परिजनों के अनुसार हाल ही में युवती द्वारा कथित रूप से रिश्ता तोड़ने और बातचीत बंद कर देने से युवक अनुज काफी मानसिक तनाव में था। इसी तनाव में आकर उसने ये आत्मघाती कदम उठा लिया। जो हुआ कि होली वाला दिन लड़की के घर में गए तो उससे बोला कि मेरा आईफोन दिलवा दे। वो किसी से छिनवा दिया आईफोन, तो वो आईफोन नहीं दिया तो उसकी भैया का फोन जो छीन लाया।
फिर वो लड़की ने बोला मैं पुलिस केस करूँगी अगर फ़ोन नहीं दिया तो फिर मैं फ़ोन देने गई हूँ। तब तक उस लड़की ने मेरे लड़का को फ़ोन करके बोला तेरे से मैं प्यार नहीं करता हूँ, ऐसा बोला। तभी मैं घर से चले गई, तभी इसने हादसा जय कर लिया। जैसा हमने अभी तक सुना है ये प्रेम प्रसंग का मामला है और जो लड़की है वो खटीमा की रहने वाली है और इंस्टाग्राम के माध्यम से इनके बीच में दोस्ती हुई है। जैसे अभी इनकी माताजी से हमने सुना कि ये फ़ोन वापस करने के लिए खटीमा गए थे और इसकी माताजी, और उसी बीच मौका पाते ही जब लड़की ने मना कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, वो उससे क्षुब्ध होकर गले में फांसी लटका दिया। आज उसकी माँ रो रो के बुरा हाल है। 5 भाई बहन हैं और ये भाई में सबसे बड़ा है और जिसकी जो बड़ी बहन है उसकी शादी हुई। देहरादून मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह के लिए वेदरकास्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिन तक तापमान में लगातार वृद्धि देखी जाएगी, जबकि अभी भी वृद्धि दिखाई दे रही है। देहरादून स्थित मौसम केंद्र के निदेशक चंद्र सिंह तोमर ने बताया कि 8 मार्च को प्रदेश के उत्तरकाशी 8 और 9 मार्च को प्रदेश के पर्वतीय जिलों में हल्की से हल्की बारिश की संभावना है। चमोली और पिथौरागढ़ में भी हल्की से हल्की बारिश देखने को मिलेगी, जबकि 9 मार्च को उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत में हल्की से हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। उन्होंने बताया कि 3400 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका है। बताया गया कि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस अभी बना हुआ है, लेकिन यह आने वाले दिनों में 3 से 4 दिनों तक बढ़ता ही नजर आएगा। जो आने वाले समय में यात्रा है, अभी आयुक्त महोदय ने ऋषिकेश में उसकी बैठक भी लिया था और उसकी तैयारियां चल रही हैं। पिछले वर्ष ग्रीन चारधाम यात्रा का एक संदेश और अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था कि जो प्लास्टिक फ्री चारधाम यात्रा है उसको किया जाए, क्योंकि पर्यावरणीय प्रदूषण कहीं कहीं हम सबके लिए एक समस्या बना हुआ है और प्लास्टिक फ्री यात्रा इस बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको हतोत्साहित किया जाए। इसके साथ ही साथ जो सार्वजनिक शौचालय हैं, टॉयलेट्स हैं, तो पीने के पानी की व्यवस्था है, जो पैदल ट्रैक है जो केदारनाथ जी को जाता है, उसको ठीक करने के साथ ही साथ जो दूसरे सड़क मार्ग हैं उसको भी ठीक करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर चंपावत जिले के राजकीय इंटर कॉलेज सुई की कक्षा 11 के छात्रा चंद्रा चौबे का चयन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड 2025-26 के लिए राज्य स्तर पर हुआ है। इसकी सूचना में उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से 345 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन किया गया, जिनमें सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्र शामिल हैं। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच चंद्रा ने अपनी वैज्ञानिक सोच और नवाचार के क्षमता के बल पर ये उपलब्धि हासिल की और जिले का नाम, माता पिता का नाम रोशन किया। उनकी इस सफलता से विद्यालय, परिवार और तमाम पूरे क्षेत्रों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, जबकि परिजनों और विद्यालय प्रबंधन ने इसे छात्रा की ही कड़ी मेहनत और साथ ही शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम बताया है। और अब खबर चंपावत से है, जहां खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव और हालात को देखते हुए चंपावत जिला प्रशासन ने सतर्कता को और बढ़ा दिया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार की ओर से सभी उप जिलाधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे उन लोगों का विवरण तत्काल ही एकत्रित करें जो वर्तमान में खाड़ी देशों में निवासरत है या फिर किसी कारणवश वहां पर फंसे हुए हैं। आवश्यक सूचना में व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, किस देश में है, कब से वहां पर रह रहे हैं और गांव में परिजनों का संपर्क नंबर जैसी तमाम जानकारियां मांगी गई हैं। आगे कहा गया है कि ये कदम एहतियातन उठाया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत ही सहायता और समन्वय स्थापित किया जा सके। तो वहीं जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि खाड़ी देशों में उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए डेटा संकलित किया जा रहा है ताकि किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन तुरंत ही समन्वय स्थापित कर प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा सके। जो जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें जो युद्ध की स्थिति है और इसी के क्रम में भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार के भी निर्देश हम सभी को प्राप्त हुए हैं। इसमें सभी एम्बेसीज जहाँ जहाँ ये हमले रिपोर्टेड हैं, सभी एम्बेसीज में भारत का जो दूतावास है उन्होंने नंबर्स जारी किए गए हैं, जिनको हम लोग अपने जो माध्यम है प्रचार प्रसार पोर्टल्स हैं उसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक जो सूचना है उसके आधार पर हमें लगभग 6 लोग पूर्णागिरी तहसील क्षेत्र अंतर्गत रिपोर्ट किया है, जिनके जो कि इन
जगहों पे हैं, जिसमें बहरीन में एक है और दुबई में है। इसके अतिरिक्त कुछ अभी और सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही हैं, शाम तक और स्थिति क्लियर हो जाएगी। बट अभी तक हम लोग को लगभग 8 के आसपास ऐसे लोग जो हैं जो कि अभी विदेश में हैं और विभिन्न रूप से कार्य कर रहे हैं, उनसे हम लोग लगातार कांटेक्ट में हैं। यह भी पूछा जा रहा है कि वहाँ पे उनको कोई सहायता आदि चाहिए अथवा नहीं। अभी तक जो भी जितने भी हमें हमारे जो नागरिक हैं, प्रवासी हैं, उनसे बात हुई है, अभी तक किसी ने भी आने के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया है। अभी उनके द्वारा